प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में शिरकत की और बहुत तफसील से अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के हवाले से, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, मुस्तकबिल के खदशात के हवाले से और मुस्तकबिल की उम्मीदों के हवाले से उन्होंने बहुत तफसील से बातचीत की है। अपनी गुफ्तगू में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि पीस प्रोसेस में पाकिस्तान ने कोई कसर उठा नहीं रखी, लेकिन वाज़ेह है कि पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस का ज़ामिन नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। एक तो हम आज प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में बदअमनी का सबसे बड़ा असर जो है वो पाकिस्तान पर होगा और पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। फिर उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि बदअमनी की सूरत में पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमों के स्लीपर सेल्स हैं उनके फ़ाल होने का खदशा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम रहे ताकि पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान ना हो। और फिर जो हिफाजती इक़दाम पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए हैं उस पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई कि मगरबी सरहद पर बाढ़ की तनसीब का जो काम है वो 90% तक मुकम्मल कर लिया गया है और बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, सिवाय उन पॉइंट्स के जहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर एंट्री हो सकती है और एक पूरे प्रोसेस के तहत हो सकती है। और फिर इंडिया के हवाले से भी बातचीत उन्होंने की कि भारत जो है उसने जो भारी सरमायाकारी की थी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अफगानिस्तान में, और रॉ और एनडीएस ने मिलकर जो खेल खेला था वहाँ पर, जितने इशारे मिल रहे हैं उससे ये लगता है कि भारत सख्त परेशान है, उसकी सरमायाकारी डूबती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा भी कई पहलुओं पर गुफ्तगू हुई है। हम इस पर तफसील से बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ ओरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। ओरिया साहब खुशामदीद। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। जनरल साहब खुशामदीद। और अंदलीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और खारजा उमूर कमेटी की पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को, खुशामदीद। सबसे पहले जनरल अमजद शुएब साहब, जो आज DGISPR ने कहा, उन्होंने कहा कि पीस प्रोसेस में पाकिस्तान ने कोई कसर उठा नहीं रखी, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मगर हम इस प्रोसेस के ज़ामिन नहीं हैं। मैं आपको सुनाता हूं कि क्या उन्होंने कहा है, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। जी। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं कि जो पीस प्रोसेस है अफगानिस्तान का, उसकी मुआवनत में पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं उठा रखी, मगर इसके साथ साथ इस बात को भी समझ लेना होगा कि हम इस पूरे प्रोसेस के ज़ामिन हरगिज़ नहीं हैं। जनरल साहब, अफगानिस्तान में अमन के हम ज़ामिन नहीं हैं, ज़ामिन कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है अफगान लेड, अफगान ओन्ड होगा, तो ओनरशिप जिसके पास है ज़ामिन तो वही होगा, उसके अलावा कोई जमानत दे नहीं सकता, क्योंकि ना कोई आप तजवीज़ दे रहे हैं, ना ही हमारी तरफ से कोई एजेंडा सेट किया गया, ना ही पीस प्रोसेस में हमने कोई ऐसी तजावीज़ रखी जिससे कि हम उनको आइंदा का रास्ता दिखाएं। तो हमें ये देखना है कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं या नहीं। हम फैसिलिटेटर थे और फैसिलिटेट किया है बार बार। जब ये आपस में रुके हैं तो इनको फिर दोबारा बिठाया है कि ये बातचीत अपनी जारी रखें, और उसके साथ साथ ये है कि किसी भी फ्रीक के एजेंडे को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की। जब हम ये कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो उसका मतलब ये है कि ना तो हमने तालिबान के प्रपोजल या एजेंडे को प्रमोट करने की कोशिश की है कि उसको ही माना जाए, और ना ही हमने अशरफ गनी के या किसी और के प्रपोजल या उनकी पीस प्लान को आगे लेके चले कि जी इसको माना जाए। हमने ये कहा कि जनाब ये फैसला आपने करना है। लिहाजा उस अगर इस सिनेरियो में देखिए तो बार बार जो रुकावटें आई हैं, अमेरिकन जो बात कर रहे थे उन दिनों में भी जो मुज़ाकरात हुए उसमें भी अमेरिकन बार बार रुक जाते रहे, अटकते रहे, और फिर हम तालिबान को दोबारा लेके आते रहे कि जनाब आप बात करें। तो ये सहूलतकारी तो हमने बड़ी की है, ठीक, लेकिन अगर ये खुद आपस में ना बैठ सकें या आपस में किसी नुक्ते पे इत्तफाक राय कायम ना कर सके, ला ना सके, तो ये इनका फेलियर है ना, इनका कसूर है। हाँ, लेकिन सर उसके जैसा, लेकिन उस फेलियर का जो असर है वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा ना जनरल साहब। पाकिस्तान जो है उसका स्टेक होल्डर है। बात और है, लेकिन वो इफेक्ट की बात और इफेक्ट पड़ेंगे। लेकिन एक चीज ये है, इल्जाम तराशी जो अफगानियों का मसला है वो ये है कि वो कभी अंदर अपने नहीं झांक के देखते, अपने गिरबान में या अपने कामों के लिए देखते कि हमारे क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हो रहे, क्योंकि अभी तो सिर्फ उन्होंने खुद करना है मामला है, लेकिन वो इल्जाम तराशियां जरूर करेंगे। खराबी वहां से पैदा होती है जब आपको अगर इतना कुछ करने के बाद अगर अशरफ गनी ये समझे कि हम ये सारा कुछ करा रहे हैं, यही या हम इस बात के जिम्मेदार हैं कि यहाँ पे
अमन नहीं आ रहा, तो आप सोचिए कि फिर खराबी तो हमारे यहाँ आएगी ना, इसका इफेक्ट आएगा। ये चीज समझने की जरूरत है कि अशरफ गनी वो बात करता है, उसका खुद कोई सोर्स नहीं है, वो बात वो करता है जो उसको भारत कान में बताता है। एडीएस और रॉ मिल के काम करते हैं, उनकी इंटेलिजेंस या रॉ एक ही चीज है, वो बताते हैं इनको कि जी ये हो गया तो ये उस पर अमल शुरू कर देते हैं, उस पर इल्जाम तराशियां शुरू कर देते हैं। जबकि ये बात अगर वो समझ लें कि इंस्टेबिलिटी, अफगानिस्तान की बदअमनी सिर्फ और सिर्फ भारत को फायदा पहुंचाती है, पाकिस्तान तो अमन चाहता है, उसका पाकिस्तान के लिए तो अमन जरूरी है। जो बात आप कर रहे हैं वो समझने की है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रहती है। जी हाँ। तो पाकिस्तान क्यों करेगा कोई ऐसी चीज जिससे कि स्टेबिलिटी ना आए वहां पे। ये वो चीज जो है वो अशरफ गनी वगैरह ये इसको ओमिट करते हैं, इसको नहीं पकड़ते, मगर यही एक और सवाल भी है, इसी का एक और एंगल भी है ना जल साहब, वो ये है कि अफगान हुकूमत या अशरफ गनी की हुकूमत ऐसा क्यों कुछ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। यानी स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है, और भारत का अगर वहां पर नेटवर्क है तो भारत के में मुफाद में नहीं है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, और जाहिर है उसके लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान में भी स्टेबिलिटी ना हो, और इंडिया तो यही चाहेगा। नहीं, इंडिया तो ये चाहेगा, लेकिन अशरफ गनी इंडिया से तो नहीं आया हुआ ना, अशरफ गनी तो अफगान है। अफगानिस्तान ने क्या उसके अवाम ने अपने मुल्क में अमन देखना या नहीं? सही। असल चीज ये है कि आपने अपना मुफाद देखना ना, भारत का तो नहीं देखना। अगर अशरफ गनी का और पाकिस्तान का मुफाद मिलता हो, यानी अफगान अवाम का और पाकिस्तानी अवाम का एक मुफाद मिलता हो, तो दोनों अमन चाह रहे हैं, तो इसमें तो गलत काम कोई नहीं। जो बदअमनी नहीं चाह रहा है उसके साथ तो आपका मुफाद मिलता ही नहीं, आप उसका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे मगर एक और इम्पॉर्टेंट है अंदीब अब्बास साहबा, ये बताइए कि पाकिस्तान दोनों जो जितने भी फरीकैन हैं अफगान पीस प्रोसेस के, उनको एक प्लेटफॉर्म पर ले आया और अफगान को में अमन कायम करने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, और इसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान कितना तवक्को कर रहा है अफगानिस्तान में अमन की, यानी कितना एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाएगा? शुक्रिया असद। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो जितना कि किसी और मुल्क के लिए नहीं है। पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आप और मैं एक ऐसे एरा से गुजर के आए हैं पिछली 2 दहाइयों में, जहाँ चूँकि अफ़गानिस्तान में अमन नहीं था तो पाकिस्तान के अंदर खौफनाक हद तक बदअमनी फैली और इस तरह सराहियत कर गई कि हमें शहरों में निकलना, बाज़ारों में निकलना मुश्किल हो गया। तो इसलिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो 3 शिफ्ट्स आए हैं। पहली बात तो यह है कि हमने पिछले अदवारों से क्या मुख्तलिफ करने की कोशिश की है। हमने जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, जो सबसे बड़ा हमसे मिस्टेक हुआ लास्ट टाइम और उससे पहले भी, कि हम उनकी जंग में उनके एलाई बन गए और वहाँ भी हमें नुकसान हुआ और हमारे मुल्क में भी नुकसान हुआ। तो हमने एक बहुत फर्म स्टैंड लिया कि हमने बिल्कुल किसी किस्म की जो जंगी जिसको कहते हैं जो जंग को फ़रोग देगी, चाहे वो बेसिस देना है, चाहे वो पार्टिसिपेट करना है, वो नहीं करेंगे। वी विल नॉट बी पार्टनर्स इन वॉर, वी विल बी पार्टनर्स इन पीस। तो हमने ये बहुत क्लियरली एक चेंज पैराडाइम शिफ्ट किया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो आपने देखे भी, लेकिन क्योंकि एक प्रिंसिपल स्टैंड है, इस पे हम खड़े रहेंगे जी। दूसरा, हमने 2 तरीकों से इसको अप्रोच किया है। एक तो ये है कि इंट्रा अफगान जो डायलॉग है, जिसमें अफगानिस्तान के बहुत से गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट किया, उनके साथ इंगेज किया, और होपफुली ईद के बाद उनकी हम एक कम्युनिकेशन और कॉन्फ्रेंस यहाँ भी कर रहे हैं, जिसमें उनके जो नामवर लोग हैं जो कि हुकूमत में रहे हुए हैं और हुकूमत में हैं, उनके साथ उनको टेबल पे ला के उनको इस बात पे माइल करना कि इट हैज़ टू बी अ डायलॉग एंड इट हैज़ टू बी अ नेगोशिएटेड डील नाउ। और तीसरी बात यह है कि जो हम पहले भी कर रहे थे कि जो तालिबान हैं उनको भी पीस डील के अंदर कन्विंस करना कि आप आके बैठें और इसको सोचें कि जी आपने अगर लॉन्ग टर्म में प्रिवेल करना है, इस मुल्क को बचाना है, इस खित्ते को बचाना है और दुनिया के पीस को बचाना है, तो आपने यहाँ बैठ के
कोई ना कोई ले दे करके एक डील करनी है। इसके अलावा ये पूरा रीजन और ये पूरी दुनिया मुतहम्मल नहीं है। कोरोना के बाद तो और भी मुश्किल हो गया है कि आप अपना पैसा, अपनी तवज्जो, अपने लोग जो हैं, एक तरफ तो कोरोना इतना बड़ा डेंजर है और मईशत इतनी बड़ी डेंजर में है, ऊपर से एक वॉर सारा वक्त 20 साल से जिसने $1 ट्रिलियन खाए हैं, मिलियंस ऑफ लोग उसमें अफेक्ट हुए हैं और हो रहे हैं, उस पे नहीं जाना। तो ये हमारी 3 pronged स्ट्रेटजी है जिसके तहत आपने देखा होगा कि उज़्बेकिस्तान के अंदर भी हमने जो एक फॉर्मल प्रपोजल भी दिया है कि जी उज़्बेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और टर्की भी उसको शामिल हो कि हम मिल के कन्विंस करें अफगानिस्तान में कि पीस हो, लोग टेबल पे बैठे और टेबल से निकल के वो तामीरी तरीके से बाहर निकले, तखरीबी तरीके से बाहर निकले। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट औरिया साहब कही गई है आज, वो ये कि पाक में दहशतगर्दों के जो तंजीमों की बाकियात हैं, वो जो स्लीपर सेल्स हैं, वो दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। DGISPR ने क्या कहा इस हवाले से, मैं आपको सुनवाता हूँ, फिर मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। अफगानिस्तान में इनफाइटिंग और वायलेंस की वजह के नतीजे में पाकिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमों के बाकियात और स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, उनके दोबारा फाल होने का खदशा है। मगरबी सरहद पर हिफाजती बाड़ की तनसीब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमने तकरीबन, जो अगर सिर्फ पाक अफगान सरहद की मैं बात करूं तो 90% वहां पे फेंस अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है और बाकी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर भी फेंसिंग का काम बहुत तेजी से जारी है। अच्छा, इसके अलावा औरिया साहब ये भी कहा गया आज DGISPR की तरफ से कि जो अभी हुआ है पिछले दिनों पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज़ में, बलोचिस्तान में, KP में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, इसके डांडे भी जाकर अफगानिस्तान से मिलते हैं। इसका मतलब है कि रद्द अमल जो है वो किसी न किसी सूरत अभी भी आ रहा है। तो ये खदशात हैं आपके ख्याल में, जो इक़दामात उठाए गए हैं कि 90% हिस्सा जो बाढ़ है वो उसका काम मुकम्मल कर लिया गया है, फिर अफगान बॉर्डर पर, फिर ईरान बॉर्डर पर भी तनसीब का काम तेज़ी से जारी है। आप इन इक़दामात को किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान में पीस को इंश्योर करने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारे के सारे स्लीपर सेल जो बने हैं, ये सारे के सारे जो जहाँ पर TTP बनी है, जो दाइश की सूरत हाल हुई है, क्या ये तालिबान के ज़माने में हुई है? ये 20 साल अशरफ गनी की और हामिद करज़ई की हुकूमत के दरमियान में हुई। उनका स्टेट कंट्रोल था और अमेरिकन फोर्सेस आपके वहाँ पर मौजूद थी और आप अमेरिका के वॉर एंड टेरर में एलाई थे। वो तमाम तर जितने भी हिंदुस्तान के वहाँ कॉन्सुलेट खुले थे, वो जहाँ जाके जो बरामदा भुगटी था, उसको किसी मुल्ला उमर ने पनाह नहीं दी हुई थी। उनको आपके महबूब तरीन कायद जो है अशरफ गनी, जिनको आप इनवाइट करते फिर रहे हैं आज, और इन लोगों ने किया था। अब्दुल्ला की ज़ुबान उठा लें, उसके बातें, अमरुल्लाह साले की बातें उठा लें। ये अमरुल्लाह साले वो शख्स है कि जो ताजिकिस्तान में सफ़ीर होता था, और जब अहमद शाह मसूद, जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो अहमद शाह मसूद वहाँ पर दुशंबे में था, तो अहमद शाह मसूद ने अपनी टोपी उतार के कहा था कि मुझे अगर इस सर जितनी जगह मिल जाए तो मुझे तालिबान से लड़ना है। और इंडिया का सफ़ीर वहाँ बैठा हुआ था और इंडिया के सफ़ीर ने वहाँ पर उसको 18 हेलीकॉप्टर ला के दिए थे और एक वहाँ पर उन्होंने इंडिया ने वहाँ $7.8 मिलियन का अस्पताल बनाया था जहाँ उसके लोग ट्रीट होते थे। शुमाली ताद के साथ सारा आप अपने दोस्त दुश्मन को पहले तो पहचानना सीखें। मैं उस 1000 दफा कह चुका हूं कि वो कह रहे थे हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई और मार्ग नहीं खोल सकते। हमने अलकायदा के खिलाफ मार्ग नहीं खोला। मकरन बिन अब्दुल अजीज ने बकायदा उनके खड़े होकर कहा, और वो मकरन बिन अब्दुल अजीज के साथ लड़ाई होगी। राज में अहमद शुजा पाशा को यहां से जाना पड़ा कहने के लिए कि सऊदी अरब को कि आपने गलत किया। वो क्यों इस वक्त लड़ाई लड़ेंगे? और आज सऊदी अरब आउट है उस सारे मामले के अंदर। दूसरी बात, मैं दिलीप बाद साहबा की पूरी डिप्लोमेटिक जो सिनेरियो को सुन रहा था। अब मुझे ये बताएं, आप अफगानिस्तान के कह रहे हैं वहां लोग आएंगे, पीसफुल होंगे, क्या अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उर्गुस्तान, इंडिया बैठ के कहें कि इमरान खान जो है ये नवाज शरीफ और अपना जरदारी के साथ मिलकर एक वसील बुनियाद हुकूमत बनाएंगे? मुमकिन है? क्या दुनिया में कहीं होता है? क्या जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप इकट्ठे मिलकर हुकूमत बना सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी हुकूमत बनाती है? और दूसरी बात यह है कि इस वक्त तालिबान की पोजीशन सेंस है। जो अमेरिकन एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को पढ़ें। एग्रीमेंट यह कहता है कि
वो काम जिसके लिए अमेरिका और 48 मुल्क जहां आए थे, वो एक ही काम था कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है, किसी मुल्क के खिलाफ। एग्रीमेंट कहता है कि तालिबान ये जमानत देते हैं हाँ, कि हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे जी। अभी वो रूस में गए हैं, ठीक, ये कौन देता है? ये वो देता है जो पावर में होता है, जिसकी पावर को एक्सेप्ट किया जाता है। अभी वो रूस में गए हैं, उन्होंने रूस के अंदर खड़े होकर कहा कि हम यहां जमानत दे के आए हैं कि हमारी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक, वहां गए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, आप मुझे बताएं, इस वक्त 4 मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग है मुल्कों के। पाकिस्तान है, उसका जो है उस पर तालिबान का झंडा है। जिस तरह से तालिबान ने रूस को या आलमी ताकतों को ये एश्योरेंस दी है कि जी हम जमानत देते हैं कि हमारी सरजमीन खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और वो पाकिस्तान को भी इसी तरह से जमानत देते हैं कि जी पाकिस्तान में हमारी सरजमीन पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी के लिए, तो क्या भारत इसके बावजूद पाकिस्तान में दहशतगर्दी रॉ की मदद से कर सकेगा या इंडिया की मदद से? एक मुल्क, सिर्फ एक मुल्क है जिसके खिलाफ तालिबान ने खिलाफ बयान दिया है अमेरिका के बाद, वो भारत है। अभी सुहेल शहीन साहब एक प्रोग्राम में हमारे साथ थे और सुहेल शहीन साहब ने बाकायदा कहा कि भारत जो असला भेज रहा है वो अफगान अवाम को कत्ल करने के लिए भेज रहा है। मेरे प्रोग्राम में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हमने भारत को कह दिया है कि यहां तुम लोग अफगानों को कत्ल, कोई और मुल्क नहीं है। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी आप बयान नहीं देते, लेकिन इंडिया के खिलाफ बयान दिया है। मसला सारा यह है कि आप दोस्त दुश्मन को आप इस वक्त जो हमारे जो बैठे हुए ना लोग, वो जो ब्रॉड बेस, यदि आप, मुझे ये समझ नहीं आती, वो कहते हैं जी दुनिया तस्लीम नहीं करेगी, वो शिकस्त खुर्दा लोग तस्लीम नहीं करेंगे जो इस मुल्क से शिकस्त खा के हैसियत क्या रह जाती है उनकी उसके बाद, जबकि उन्होंने तस्लीम किया कि आइंदा जमानत कौन देगा? तालिबान देंगे। अब मसला यह है कि क्या पूरा मुल्क दुनिया को मुल्क है जिसमें हर मुल्क हर जगह अमन हो? और फिर सबसे बड़ी बात है, क्या आप 30 साल से अब्दुल्ला को नहीं जानते? क्या आप 3 साल से अहमद करजई को नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते शुमाली आप दोस्तों को नहीं जानते? आपको नहीं पता उनके इंडिया के साथ, आपको नहीं पता कि टीटीपी के अंदर जो उनको फंड रेजिंग करने वाले बंदे थे वो अहमद शाह मसूद के ग्रुप के थे? उनको पता नहीं आपको बुरहानुद्दीन रब्बानी के लोग थे? ये नहीं जानते लोग। असल मसला यह है कि यार डेमोक्रेसी के खुमार में कम से कम ये मत भूल जाओ कि उनका अपना मुल्क है, वो अपने हिसाब से चलेंगे। वो तालिबान ने पहले दिन कहा था 2 चीजों पे हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, एक हमारा निजाम शरीयत और अमेरिका के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था रोड मैप, उसका पहला फिक्रा था बोथ दी पार्टिसिपेंट्स एग्रीज टू कन्वर्ट ऑल द इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये 2 मुल्कों के अमेरिका और तालिबान के मुआहदे का पहला फिक्रा था जो उन्होंने रोड मैप तय किया था। जो बिल्कुल सही है सर, एक चीज पर मगर जो प्रोपेगेंडा मुसलसल हो रहा है इंडिया में, और कल भी हमने देखा कि ये प्रोपेगेंडा जनरल साहब हुआ था, कल पूरे मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने ये चलाया कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि जी आप तालिबान को बैक कर रहे हैं, और ब्लेम कर दिया कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बातचीत में रुकावट है वो RSS की आइडियोलॉजी है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की और पूरे मीडिया ने जिस बात को ज़्यादा पीटा वो ये था कि जी इमरान खान ने तालिबान के को जो सपोर्ट है उसके बारे में सवाल किया गया तो इनकार कर दिया। अब भारत ये नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहा है कि जी पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। जल साहब देखिए, वो तो कहेंगे, तो देखें ना, अशरफ गनी भी तो उन्हीं के कहने पे कह रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने जितनी वजाहत से अशरफ गनी के इल्जाम का जवाब दिया, उसके बाद भारत के पास कहने को कुछ है? वो तो नहीं कह सकता कि जवाब नहीं दिया। अब ये तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर सड़कों पे खड़ा होकर एक को बुला के कहे कि अच्छा जी हम सपोर्ट नहीं कर रहे उसको, ये तो नहीं हो सकता। आपने 2 टोक अल्फाज में अशरफ गनी ने इल्जाम लगाया तो उसको वो जवाब दे दिया, जिसमें वादे कह दिया कि भाई हम उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारा कोई ऐसा। और आप अगर अमन चाहते हैं तो फिर आप किसी भी फरीक को सपोर्ट कर नहीं सकते। वो अमन आएगा ही नहीं अगर आपकी सपोर्ट किसी एक पलड़े में होगी, क्योंकि दूसरा लाजमन किसी और का प्रॉक्सी बन जाएगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप सपोर्ट करें तालिबान को, पहले ही दूसरे लोग भारत वगैरह लगा हुआ अशरफ गनी को, तो 2-4 और भी निकल आएंगे उसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को तो नहीं कुछ आएगा कि ये वहां पे, इवन ईरान शायद उनको सपोर्ट करना शुरू कर दे नॉर्दर्न अलायंस फ्रंट, पहले भी तो कर रहे थे ना। तो यहाँ पे जरूरत यही है कि सारे जो खित्ते के मुल्क हैं, जिन जिन की सरहदें मिलती हैं, उन्होंने इस चीज का अदा करना है कि हम में से कोई अपनी प्रॉक्सी नहीं बनाएगा अफगानिस्तान में, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज है देखने की, जो अभी हम बात कर रहे थे, इसमें देखने की बात यह है, तालिबान जो है वो ये कहते हैं कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ गए हैं, और मेरा हमेशा से यही था कि वो
ये जो कैप्चर कर रहे हैं एरिया, वो अपने आप को एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में लाना चाहते हैं ताकि जब वो मुज़ाकरात करें तो उनकी पोजीशन मजबूत हो और वो अपने मुतालबात मनवा सकें। दूसरी बात वो कहते हैं कि जी हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आने के बावजूद हम समझते हैं कि हम चाहें तो हम पास शहरों पे भी कब्जा कर सकते हैं, काबुल पे, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने बिलाखिर मुज़ाकरात करने, हम तरजीह दे रहे हैं मुज़ाकरात को। सही। अगर आपने एक बाकी फ्रीकों को शामिल नहीं करना हुकूमत में या उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करनी तो फिर मुज़ाकरात की जरूरत क्या है? फिर तो जंग चलती जानी चाहिए, जंग करते रहें। वो नहीं कर रहे। ठीक है, ये बात भी तालिबान ने कही है। मैं उस प्रोग्राम में मैंने सुना है एक में, ये उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है, सुहेल शाहीन ने, कि हमें ये इल्म है कि अफगानिस्तान एक मखसूस हालात का मुल्क है, एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। यहाँ कोई भी पार्टी, कोई भी फरीक खुद अकेला हुकूमत नहीं कर सकता। ये उनको अपनी आइडियोलॉजी को सेक्रीफाइस किए बगैर वो चाहेंगे कि दूसरे लोग उनके साथ शरीक हों और वो शराकतदारी की बुनियाद पे पार्टनर बन जाए। अब ये जो चीज है ये अमन की जमानत होगी, वरना ये होगा कि जैसे पहले पंजशीर के इलाके में अहमद शाह मसूद लड़ता रहा, उसको बाहर, अभी और ये सब भी बता रहे थे कि भारत किस तरह मदद कर रहा था, उसको बहुत लोग मदद करें। अब अहमद शाह मसूद का बेटा वहां पे वो एक्टिव है बड़ा, लिहाजा उसको ऑलरेडी अमेरिकन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अमेरिकन ने उसको लगाया इस काम पे कि तुम एक इंटेलिजेंस सेटअप क्रिएट करके दो हमें, हम पैसा देंगे। वो एक अलग इंटेलिजेंस सेटअप वहां पे क्रिएट कर रहा है। इसी तरह उसकी प्रॉक्सीज होंगी जिनको वो आगे उसने कहा है जी मेरे पास 1000 आदमी है, उन्होंने कहा जी 1000 काफी नहीं है, इसको ज्यादा करें, तो वो और ज्यादा मसला करने के चक्कर में है। नतीजा ये जो आपने सवाल पहले किया था कि क्या तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? हाँ। अगर सिर्फ तालिबान की हुकूमत होगी तो कभी दहशतगर्दी यहाँ खत्म नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में ऐसी पॉकेट्स मौजूद रहेंगी जहां अफगान तालिबान की रिट नहीं होगी। अच्छा। वहां कोई और बैठा कार्रवाइयां करता रहेगा। ये जरूरत इसी बात की है कि जो हुकूमत बन जाए एक दफा, वो तालिबान की हो या कोलिशन हो या कोई भी लोग मिलकर करें, वो हुकूमत पूरे अफगान अवाम की हमायत हासिल कर सके और उसकी रिट हर कोने कोने पे हो। अगर नहीं होगी तो ऐसी पॉकेट्स जो रह जाएंगी जिन पे रिट नहीं होगी, वहां भारत भी काम चलाता रहेगा, वहां कोई और भी मुल्क आके अपने काम चलाएगा। और टेररिज्म चूंकि भारत चाहता है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज ही रखा जाए, तो वो वहां से करता रहेगा। भारत का अफगानिस्तान या अफगानियों से कोई मोहब्बत नहीं है, उसका काम सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। एक चीज़ समझने की है अंदलीब अब्बास साहिबा, वो ये है कि इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अशरफ गनी भारत के हाथों में खेल रहे हैं और रॉ और एनडीएस का जो है वो गठजोड़ है। अब इस हवाले से आज DGI-SPR ने कहा भी है कि ये गठजोड़ है। मैं आपको सुनवा भी देता हूँ, फिर मैं इसके बाद आपके सामने सवाल रखता हूँ। जरा सुनवाइए कि रॉ और एनडीएस के गठजोड़ के हवाले से क्या कहा गया आज। पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इन तमाम नेटवर्क्स की, इनकी तमाम की लीडरशिप जो है वो अक्रॉस अफगानिस्तान में बैठी हुई और उनको पूरी सपोर्ट हासिल रही है रॉ की और एनडीएस की। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है अंदलीब अब्बास साहिबा कि ये हमें पता है कि अब अशरफ गनी भारत के हाथों में खेल रहे हैं और अगर अशरफ गनी की हुकूमत कायम रहती है तो पाकिस्तान को खदशात वही रहेंगे। दूसरी तरफ जो तालिबान है उन्होंने भारत के खिलाफ वाज़ेह तौर पर बयान दिए हैं, जिस तरह से ब्योरिया साहब भी कह रहे थे। इसके बावजूद अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं है, यानी तालिबान की हुकूमत बने, अशरफ गनी की बने, पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं है और कहा भी गया कि जी पाकिस्तान इसमें न्यूट्रल है। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये तो बिल्कुल सबसे पहली बात है, जब कोई फैसिलिटेटर या मीडिएटर बनता है वो हमेशा तब एक्सेप्ट होता है सारी पार्टी से अगर उस पर ट्रस्ट हो। और ट्रस्ट का जो सबसे पहला असूल है कि वो जी अनबायस्ड हो, किसी एक पार्टी के साथ झुकाव ना हो उसका। वो ऐसा बंदा हो जो सब समझे कि जी हमारी बात भी सुनेगा, दूसरी बात भी सुनेगा। जैसे हमने किया और गलती की हमने, हम अमेरिका के एलाय बने और हम बिल्कुल, हमें अमेरिका से बदला लेने के लिए पाकिस्तानियों से बदला लिया गया और वो जो एक झुकाव था वो बिल्कुल गलत था। और उसके बाद जब हमने उस पर स्पेशली प्राइम मिनिस्टर का, आपको पता है 10-12 साल से वो एक ही बात कहते थे कि जी इनसे आप डायलॉग करें,
तो ये कहा गया कि जी वो एंटी अमेरिकन है और वो प्रो तालिबान है, और वो बात आज प्रूव हो गई कि जी अगर आपने 20 साल के बाद मिलियंस ऑफ लोगों को मरवा के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तबाह करके जनरेशंस का 20 साल निकल गए, आपने ये करना था तो पहले ही कर लेते। तो किसी सूरत हमें, और हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट है जो हमने कहा कि जो अफगान अवाम चाहेगी, जिसको सिलेक्ट करेगी, जो हुकूमत में आएगा, उनकी चॉइस से हम उसके साथ काम करेंगे, और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि वो मौका अफगान अवाम को मिले ताकि वो अपनी मर्जी से चूज करें लोगों को, चाहे वो इस साइड के हैं चाहे उस साइड के। हमारा सिर्फ एक रोल है कि हम इनको डायलॉग होने पे फैसिलिटेट करें, क्योंकि डायलॉग मुज़ाकरात नाकाम भी होंगे, कई दफ़ा आगे बढ़ेंगे, कई दफ़ा लगेगा 3 स्टेप्स आगे हैं, फिर 10 स्टेप्स पीछे भी हो जाएंगे। ऐसे ही होता है, साल डायलॉग होता है, लेकिन उसके अलावा कोई चारा नहीं। अगर आपने 20 साल जंग ट्राई की है और पहले से बदतर हो गए हैं, तो फिर आपको डायलॉग के अलावा कोई चारा नहीं है। और पाकिस्तान को अगर ट्रस्ट किया जा रहा है इस वक्त कि जी पाकिस्तान एक ऐसी ग्राउंड है जिसमें एक सिंसेरिटी है पीस के लिए, चाहे जितनी मर्जी बयानात आए, इंडिया से आए, बाकी जगह से आए, पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है, और उसकी कॉस्ट है उस स्टांस लेने की, लेकिन हम खड़े हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी उसमें खुलूस दिल से एक ही नीयत है कि अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो अपने लिए खुद फैसले कर सकें, क्योंकि इससे पाकिस्तान में अमन होगा। पाकिस्तान में जो हमने इतने साल अफगान रेफ्यूजीज रखे हैं, और अब तो बिल्कुल भी हम मुतहम्मिल नहीं हैं और रेफ्यूजीज लेने के, वो वापस जाएं अपने मुल्क में, और दोनों बॉर्डर्स के दरमियान ये जो कश्मकश है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये ख़त्म हो। बिल्कुल सही है। एक चीज़ जो इंडियन फ्रस्ट्रेशन की बात हुई है औरिया साहब, कि भारत जो है वो उसकी सरमायाकारी डूब गई, फ्रस्ट्रेशन है, इस पर आज कहा गया क्या है DGI-SPR ने? पहले मैं आपको वो सुनवा देता हूँ, फिर मैं आपके सामने सवाल रखूँगा, सुनाइए जी। जो सिचुएशन जैसे नज़र आ रही है, इंडियंस की तरफ से जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, जिस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से पूरे प्रोसेस के ऊपर वो कमेंट कर रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी विजिबल के दे आर फ्रस्ट्रेटेड, फील कि उनकी जो उनका इन्फ्लुएंस अब यहाँ पे उस तरह से नहीं रह सकेगा इन बदलते हुए हालात में, मगर ये जाहिर होना चाहिए सबके लिए कि आई थिंक इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा स्पॉइलर इस वक्त इंडिया। अच्छा औरिया साहब, अब सवाल ये है कि अगर आने वाले दिनों में तालिबान के मजबूत होने के साथ भारत का वहाँ पर नेटवर्क तबाह हो जाता है, जिस तरह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, तो जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार भारत है, वो हारे हुए अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। उसके पास क्या रास्ते हैं, वो क्या करेगा, क्या कर सकता है? देखें, पहली बात तो यह है कि भारत का 1947 से अफगान गवर्नमेंट के साथ एक ताल्लुक रहा है रूस के हवाले से। 1920 की जो बाकू कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर रूस वगैरह आए ने बुलाया था, बलोच लीडर भी गए थे और पश्तून लीडर भी गए थे, उसी ज़माने से काम शुरू है। लेकिन बीच में पीरियड्स आते रहे हैं जहां पाकिस्तान जो है उनको बहुत हद तक, जैसे कहते हैं, एक पाकिस्तान के अफगानिस्तान रिलेशन बहुत बेहतर थे, और वो तालिबान का 5 साल का पीरियड आइडियल पीरियड था। लेकिन आप ये देखें कि उस 96 में इंडिया ने अहमद शाह मसूद के थ्रू काम शुरू किया। उसके बाद हमने जो वॉर एंड टेरर के अंदर शामिल किया, तो मुशर्रफ साहब कहते थे हमें हमारी मर्जी की हुकूमत बनेगी, और हमें पता था, बच्चा बच्चा जानता था कि शुमाली ताज आ रहा है, लेकिन मुशर्रफ साहब को नहीं पता था। वो शुमाली ताज आ गया, उस शुमाली ताज के साथ मिलकर इंडिया आया, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा बाजू ईरान था। और ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि चाबार के जरिए जब उन्होंने जरिन जो दिलराम वाली रोड बनाई है, और वो जो उन्होंने $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां की है, और फिर चाबार में इन्वेस्टमेंट किया है, सारा कुछ किया है, तो वो उनको बहुत उम्मीद थी। $3 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है वहां पर, पूरी की पूरी फौज को वहां ट्रेन किया, उनको वहां पर उनकी पुलिस को ट्रेन किया, फिर उसके बाद उनको असला भेजा। आप सोचें कि नरेंद्र मोदी की तकरीर जो है उस नेशनल असेंबली में हुई है, जिसकी इमारत इंडिया ने बनाई है। अब इंडिया
ने जब निकलने लगा, अमेरिका निकला, तो सबसे पहले इंडिया का जो बाजू था वो ईरान निकल गया। ईरान ने जो तालिबान के साथ नेगोशिएशन शुरू की तो इसमें वादत को उन्होंने कहा कि भाई वहां पीस से रहो, अमन से सुकून से रहो, कि सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। ताजिकिस्तान का जब मसला यह था कि उनका फारफोर का जो एग्रीमेंट था इंडिया के साथ, वहां पर वो ताजिकिस्तान निकल गया। उज्बेकिस्तान का वैसे भी दोस्तम जो है वो बीमार है, उसका मलेशिया कल शबरगान पर उन्होंने कब्जा कर लिया, उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। असल मसला यह है, आपको एक तो है डिप्लोमेटिक लेवल पे गुफ्तगू करना, एक है मिलिटरी लेवल पे अपने आप को असेस करना कि आप क्या हैं, आपको पता है आपके दो। मिलिटरी लेवल जो है वो एक बात याद रखें, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता। वो मिलिटरी लेवल, अस्करी लेवल जो होता है वो दोस्त दुश्मन की तमीज के साथ चलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो मीडिया का लेवल नहीं है, वो मेरे और आपका लेवल नहीं है। वो लोग जो है उनको सोचना चाहिए कि हमने इस वक्त, आप क्या समझते हैं 20 साल इंडिया आपके लिए न्यूट्रल रहा है अफगानिस्तान में? हम क्यों न्यूट्रल रहे? किस खुशी में न्यूट्रल रहे हम? ये सोचने की बात है, और हमें दोस्त दुश्मन की तमीज करके आगे चलना चाहिए। वो करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन ये न्यूट्रल रहना सियासत लेवल पे काम है। अस्करी लेवल पे आपको इंडिया, जब तक आप इंडिया वहां दोस्त दुश्मन की उम्मीद नहीं करेंगे, मैं कहता हूं वहां मुफाहमत वाली गवर्नमेंट बन भी जाए, हम अफगानिस्तान को 30 साल से तो नहीं जानते ना, हम अफगानिस्तान को 100 साल से जानते हैं। वहां उस वक्त तो जानते हैं जब से अब्दाली आया था। क्या आज तक वहां कभी एक कंसेंसस गवर्नमेंट बनी? नहीं बनी। ऐसे ही चलेगा। आपको मिलिटरीली अपने आप को असेस करना चाहिए, उसको आपको अखबारों में लाने की जरूरत नहीं है, टीवी पर लाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है। तो फिर सवाल था कि न्यूट्रलिटी जो है ये पाकिस्तान के मुफाद में है या एंटी अशरफ गनी जो भी कुव्वत हो उसको सपोर्ट करना पाकिस्तान के मुफाद में होगा? इसका जवाब मैं जनरल साहब से जानता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। जनरल अमजद शेर साहब, पाकिस्तान पीस की तरफ देख रहा है और साथ साथ पाकिस्तान ट्रेड की तरफ देख रहा है, सीपैक की तरफ देख रहा है, सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ कनेक्ट होना चाहता है, रेलवे का निज़ाम लाना चाहता है, डैम्स बन रहे हैं, तो पाकिस्तान एक जो है वो प्रोग्रेस करना चाहता है। लेकिन दुश्मन का हदफ भी यही है। अभी दासू पर आज भी खबर चल रही थी कि वहाँ पर चाइनीज़ कंपनी ने काम रोक दिया है, और यही शायद दुश्मन के मुफाद में है और यही उनका एजेंडा है। तो पाकिस्तान अपने फ्यूचर के तमाम प्रोजेक्ट्स को सेव करने के लिए जो प्लान कर रहा है, आप कितना होपफुल हैं कि पाकिस्तान वो तमाम चीज़ें कर पाएगा जिसका इंडिया भी मुखालिफ है, जिसका अमेरिका भी मुखालिफ है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, एक आपका डिटर्मिनेशन और दूसरी तरफ आपके सिक्योरिटी मेजर्स जो आपने ली। यहाँ पे जो वाकया हुआ है इसमें आप देखिए कि जो कैंप है उसकी सिक्योरिटी मौजूद है, जो जहाँ काम कर रहे हैं ये लोग जाके वो भी जगह बिल्कुल सिक्योर है, मौजूद है सिक्योरिटी। दरमियान में एक सड़क है, जो रास्ता एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए वो रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, आम आदमी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा उसी रास्ते में आके एक कार ने तो धमाका किया, इनके दो गाड़ियों के दरमियान पहुंच के। अब ये चाइनीज के लिए लाजमन आपको या तो उतनी देर के लिए वो सड़क बंद करनी होगी ताकि ट्रैवल कर सकेंगे, या ये कि इनके लिए रास्ता इंडिपेंडेंट बनाए। असल चीज ये है कि चाइनीज को एक सिक्योरिटी जो फुल प्रूफ होगी मुहैया करनी है। अभी ये चाइनीज इन्वेस्टिगेटर्स भी आए हुए हैं, वहां पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है उनकी। तो ये कोई आम मामला नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ भारत इस खेल में मुलव्वस नहीं है, इसमें CIA भी है, इसमें मोसाद भी शामिल है। लिहाजा जो इंटरनेशनल लेवल पे एक आपको साजिश करके और आपकी सिक्योरिटी खराब की जा रही है, वो उसके लिए भी आपको इंतजाम भी उसी लेवल का चाहिए। यहाँ पे चाइना जो है वो सिर्फ भारत का मसला नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा मसला तो अमेरिका को पड़ा हुआ है। लिहाजा यहाँ पे सबके मुफादात, इन सारे जो ये ग्रोह हैं इनके मुफादात इन मुल्कों के मिलते हैं पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। लिहाजा यहाँ पे जरूरत होगी कि चाइनीज के तावन के साथ आप यहाँ पे ज्यादा एलैबोरेट किस्म का सिक्योरिटी निजाम बनाएं, उनको इंडिपेंडेंट रास्ते दें, उनकी मूवमेंट जो है वो ज्यादा सिक्योर अरेंजमेंट उसका लिए होना चाहिए। ये अगर नहीं करेंगे तो फिर ये क्या होंगे, तो चाइनीज फिर बंद कर देंगे यहाँ पे। लेकिन चाइनीज को ये अंदाजा है कि ये क्यों किया जा रहा है, और ये भी जरूरत है चाइनीज की भी। गवादर पोर्ट जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हमसे ज्यादा चाइना की जरूरत है, जिसकी कंटेनमेंट के लिए अमेरिका भागा फिरता है। तो उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि उसको
एक कितनी डीप वाटर पोर्ट उसके हाथ में हो। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि मिल के वो सिक्योरिटी वगैरह इंप्रूव करेंगे, फिर चाइनीज कंपनी काम शुरू करेगी। चाइना जाता नहीं है, काम छोड़ के वो जाएंगे नहीं, अपनी सिक्योरिटी वगैरह का इंतजाम दोबारा देख के चेक करके तो फिर काम शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ये चलेगा आपका CPEC। सही है। अंदलीप साहबा, अभी आपने कुछ देर पहले भी कहा कि हमने अमेरिका को नो कहा और उसकी कॉस्ट भी पे करना पड़ती है। क्या आपके ख्याल में क्या कॉस्ट पे करना पड़ सकती है पाकिस्तान को अमेरिका को नो कहने के नतीजे में? देखिए, ये तो आपको पता ही है कि बड़ी पुरानी अमेरिका की और बड़ी पावर्स, जितनी सुपर पावर्स होती है वो यही करती हैं, अपनी पावर को फिर असर्ट करती हैं, चाहे वो फैटफ के थ्रू हो, चाहे वो इंटरनेशनल इदारों के थ्रू हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो जिसको कहते हैं आपकी एंट्री इनटू वेरियस फोरम्स हो, तो वो होता है। लेकिन बात क्या है? बात ये है कि इस वक्त पूरा एक प्रेशर है कि ये जो तरक्की हो रही है, ये जो इस रीजन में पीस होने जा रहा है, बिकॉज इंडिया को बहुत फ़ायदा है अगर हम लड़ते रहें। इंडिया ने बहुत फ़ायदा उठाया है और अगर पीस हो गया तो उनके ख्याल में कि पाकिस्तान को जो उन्होंने इतनी देर आइसोलेट रखा है और उनको कहा है कि ये टेरर एक्सपोर्टर्स हैं, अब वो कुछ 2 सालों से वो बैकफुट पे हैं क्योंकि मोदी एक्सपोज हुआ है, मोदी को टेररिस्ट कहा जा रहा है, इंडिया को इस पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप क्या करें। और इंडिया का अनफॉर्चुनेटली उनको एक ही तरीका आता है और वो ये आता है कि जी वो और अग्रेसिव और वो अपना वो जो है वो करें। ये मैं एग्री करती हूँ जनरल साहब से कि हमारी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बीफ अप होना पड़ेगा। उसके अलावा हमें एज अ रीजन बहुत कलेक्टिव काम करना पड़ेगा। इसीलिए उज़्बेकिस्तान गए, सेंट्रल एशिया गए कि एक साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, जहाँ सारे ममालिक जो अफेक्ट हो रहे हैं इससे, जिसमें उज़्बेकिस्तान भी है, ताजिकिस्तान भी है, उनसे हमारे रवाबित बहुत तेज़ हों, क्योंकि ये एक मुल्क पाकिस्तान अकेले नहीं कर सकता। चाइना इज़ अ बिग सपोर्ट। हमें 4-5 जितने भी लॉबी नेशंस हैं जिनके साथ अब बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं, ये हमने एक लॉन्ग टर्म इनके साथ रेजिस्ट करके करनी है, क्योंकि होता यही है। आप देखें इंडिया को वैसे तो बहुत बनते हैं, लेकिन आप पिछले 1 साल में देखें -7.3 उनकी मईशत हो गई है। जितना उनका एक्सपोजर हुआ कोरोना में इंडिया का कभी नहीं हुआ। पीपल जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो शॉक्ड है इंडिया का रियल फेस देख के कि इन्होंने किया क्या है अपने डेड बॉडीज के साथ। तो ये एक छुपने वाली बातें नहीं है। और जैसे ही मैं आपको बताऊं, एवरी नेशन हैज़ देयर ओन इंटरेस्ट। इस वक्त चूंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, मार्केट इकोनॉमी है, सेक्टर बहुत बड़ा इंटरेस्ट इंडिया में है, लेकिन जिस तरह से हालात जा रहे हैं, अगर ये रीजन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक कलेक्टिव, जैसे हमारी सेंट्रल एशिया की एक वो है विजन है कि यहाँ से एक पूरी ट्रेन चलती है और ट्रेड राइज होता है, तो ये कोई बात नहीं है कि इन अ फ्यू इयर्स सारा फोकस इसी रीजन पे आ जाएगा। तो हमारे लिए कोशिश यही है कि हम एंगेजमेंट करें, रीजनल कनेक्टिविटी करें और पीस लॉबिस्ट बने इस पूरी ताकतों के खिलाफ जो कि स्पॉयलर्स का किरदार करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये साहब, क्या खित्ता बदल रहा है और क्या अमेरिका अपनी हजीमत इतनी आसानी से बर्दाश्त कर लेगा, जो कि सुपर पावर भी है? देखें, पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने अपना एरिया शिफ्ट कर दिया है और वो एरिया जो है 2012 की जो मशहूर उसका हिलरी क्लिंटन का आर्टिकल था, वेयर वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट नेक्स्ट 10 ईयर्स, और उसके बाद उन्होंने कर दिया था कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना का। अब कंटेनमेंट ऑफ चाइना जो क्वाड बना है, कभी उसको जरा देखें सही ना। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। अब लड़ना किसने है? लड़ना तो वहाँ इंडिया ने है। अभी जो उसकी जो रिस्क मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस हुई है, जो बाइडेन जिसके अंदर खुद बैठा हुआ था, उन्होंने बात तस्लीम किया है कि प्योंगयांग जो लेक है उसके अंदर हमने इंडिया को बाकायदा सपोर्ट किया है, बाकायदा पैसे दिए हैं, बाकायदा मिलिटरी सपोर्ट किया है, हर चीज़ दिया है और उसने वहाँ पर फाइट बैक किया है। अब मसला यह है कि इंडिया में अगर आज ये आवाज़ उठाई जाए कि आप चीन के खिलाफ लड़े, तो शायद 4 लोग भी तैयार ना हो। तो वो लड़ाई अगर छेड़ेगा तो पाकिस्तान के साथ छेड़ेगा, क्योंकि 70 साल से इंडिया में पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात बाकायदा बनाए गए हैं, लोगों को उभारा गया, एंटी मुस्लिम उभारा गया, एंटी पाकिस्तान उभारा गया। तो अगर वो यहाँ लड़ाई छेड़ता है तो जाहिर बात है CPEC के अराउंड छेड़ेगा और या वो डिस्टर्बेंस करेगा तो उस पर चाइना रिएक्ट करेगा। तो चाइनीज जो है वो जाहिर बात है उसको अमेरिका चाहेगा कि चाइना इस लड़ाई में आए,
क्योंकि अमेरिका का मसला यहाँ ये नहीं है कि चीन के ऊपर टेक ओवर करना है। अमेरिका का मसला है कि ये खित्ता डिस्टर्ब हो जाए, तो खित्ते को अमेरिका डिस्टर्ब रखना चाहता है थ्रू इंडिया। अब इंडिया का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में तो खत्म हो गया, यहाँ ईरान नहीं चाहता, ताजिकिस्तान नहीं चाहता, उज्बेकिस्तान नहीं चाहता, क्योंकि रूस नहीं चाहता। रूस ये समझता यह है कि वो समझते हैं कि अगर हम यहाँ पर पीस नहीं लाते तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी जो हम पाकिस्तान के अंदर कर चुके हुए हैं इतनी ज्यादा, और उसके साथ साथ हमारे अपने मसाइल बनने के, चचनिया के मसले हैं। चलिए, पाकिस्तान के लिए एक बहुत सी मुस्बत चीज़ें इसमें बदलते हालात में सामने आ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से ख्वाब देख रहा है तरक्की का, वो शर्मिंदा ताबीर हो। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।